नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कबीरधाम के विकास खंड पंडरिया के ग्राम पंडरी पानी मझगांव के 400 ग्रामीण सस्ता राशन पाने के लिए खूब पसीना बहाते हैं। ग्रामीण अपने गांव के नजदीक स्थित 300 फीट ऊंचे पहाड़ से 3 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव बिरहुल डी जाते हैं, जहां से उन्हें महीने का राशन मिलता है। राशन का बोझ ढोकर वापस ग्रामीण इस पहाड़ को चढ़ते हैं। बोझ के साथ पहाड़ की चढ़ाई काफी जोखिम है। रास्ता भी कंक्रीट है। तस्वीरें आपके सामने है। थोड़ी सी चूक हुई तो ग्रामीण पहाड़ के नीचे गिर सकते हैं, पर सस्ते राशन के लिए ये संघर्ष करना ग्रामीणों की मजबूरी बन गई है। आज हम विकास खंड पंडरिया के बिरहुल्डी पहुंचे हुए हैं, जहां यहाँ से मझगांव से पहाड़ी उद्गम क्षेत्र से एकदम सकरा क्षेत्र से आते हैं। उन लोगों को समझाना चाहते हैं आखिर क्या है परेशानी। क्या नाम है? क्या नाम? मंगल यादव। बहुत परेशानी है, तब तो गाड़ी घोड़ा लगा के ले रहे हैं। कहाँ के? मझगांव के पंडरी पानी से। तो कतेक दूरी पड़ जाता है यहाँ से? 3 किलोमीटर पर फिनेगा। कहाँ का परेशानी होते? कहाँ परेशानी ले जाए, परेशानी होते घाट पहाड़ में देखना परेशानी होते, तब वो परेशानी होता है। अभी भी धूप में भी परेशानी होता है। अभी तो 3 महीना मिलत है यहाँ लेता हूँ। 1 महीना मिला तो फिर कैसे करता हो? उसमें परेशानी जाता है। क्या कर कौन सा गाड़ी लगे 35 किलोमीटर तेल में क्या कर लड़का छोड़ा हमको पैदल चले ठंडा। पंडरी पानी मझगांव कतेक जनसंख्या यहाँ आ जाता है लेके पर चावल पंडरी पानी से। पंडरी पानी से तो हमारे पंडरी पानी बहुत लगभग 3 सका रखे का ज्यादा भी हो कैसे हमारे गाँव में। तो मझगांव वाले भी है यहाँ? हाँ, मझगांव वाले हाथ हैं। मझगांव वाले भी कब लगभग हुई? मझगांव वाले गए तो 5-6 किलोमीटर का ऐसे ज्यादा पड़ते हैं। गभड़ा की आता है। देख सकते हैं कितने दूर से आते हैं। आइए हम माता राम से भी जानना चाहते हैं। कहाँ नाम है माता राम? कहाँ आता है? पंडरी पानी से। कहाँ आता है? जैसे गाड़ी तो जंगल आता है। जंगल आता नहीं है। घाट ला उतर के तो गाड़ी मिले जाता कि वाले गाड़ी में? गाड़ी मिले जाओ। कोई गाड़ी नहीं मिली तो फिर कैसे करे करूँ? कौन कर बनियार खान तो खान सोसाइटी वाले नहीं कहा बांटा के सोसाइटी वाले नहीं बांटा तो लगे खरीदा नहीं लेगा वहाँ तब हो। अच्छा जनसंख्या तब हो नरती कला ये जहाँ पंडरी पानी मझगांव से आती है। आपका समस्या है देखा हल किसे निकल जाते? हल अब वही साहब रोड की सुविधा बनती तब हल निकलती। जिनाते थे ना पहले मिल जाते कि पास वाले पहले दे देता? नहीं, पहले हम दूर वाले देता हूँ परेशानी के नाम से। क्या है कि बारिश हो जाएगा, चिकन होगा 3 महीना का चावल, तभी सूखा है, सूखा में तभी गाड़ी लगा ली है तो झंडू ले सकते हैं। क्या कहते 3 महीना के चावल नमक और वो नहीं रखे हैं, शक्कर कहाँ लोग नहीं रखे हैं? अब नहीं रख रहे हैं, क्या करें? अच्छा है स्टार्ट? हाँ, अच्छा स्टार्ट में है। ऐसा तो बंदे रहे, पूछ लीजिए आप। नहीं हो तो ठीक है, तब नहीं रहे हम लोग। हाँ। उधर बिलासपुर की सुवाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि अपने परिवार के साथ जो है नहीं रहते हैं। इस समिति के उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। रिपोर्ट देखिए। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर के सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, जहां उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हें माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है।
समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाने वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वहीं इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाणी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सबकी बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक हैं, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवानी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू? जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहे हैं? 2020 से। 2 और 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी है। जी। लगभग लोग हैं। अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक बुरहानशी कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं, अभिवृद्धि का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसे इतने देरों में आप कुछ बुजुर्गों के साथ बात? उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसी जगह में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनके भैया लोग से मुलाकात हुआ,
तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसी जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रह रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर में इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करके बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को नहीं शो ऑफ करना, लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, एक मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देख के उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो, वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है, पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है ऐसे टाइप का। प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करें लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं, तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या कैसा क्यों, मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाए, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग सीजन पास मोमोज खाने नहीं खाते। बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तब तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी। काम की बात नहीं होती, सिर्फ काम की बात होती है, लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ये सब बातें हम समझाते। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? नहीं, पढ़ना लिखना अच्छे से पढ़ना लिखना, हर जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार रखना। खराब क्या लगता था जी? बुरा क्या लगता था? क्या चीज? पिताजी का कुछ बुरा लगता था? जी कुछ नहीं। तो आप तो बहुत कम मिलते थे, कहाँ है ना? अच्छा, पिताजी का कोई रोल होता है जीवन में? कोई महत्व होता है पिताजी का जीवन में? माता पिता बहुत बहुत महत्व। नहीं, लोग माता का महत्व मानते हैं, पिता का भी महत्व होता है। जी, क्यों होता है? क्यों होना चाहिए पिता का रोल? पहले तो सही बड़ा क्यों है, बस उतने ही। और उसके बाद में जितने जान रहे थे मैं आपको बता रहे हैं। भाई, पिता तो आप ही के थे ना, जी, तो आप ही सबसे अगर जानोगे। तो जितने कब हुआ उनका स्वर्गवास? जी, कब उनका स्वर्गवास हुआ? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आप कब छोड़ दिए जगह कोरबा को? बस। तो पिताजी 1 साल पहले गुजरे कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले, कितने साल पहले गुजरे? भाई भाभी के उसमें कैसे आ गया संपर्क में? शादी नहीं की थी इसीलिए भाई के साथ रहते थे, तब तक पिताजी जिंदा थे। पिताजी का रिटायरमेंट का पता है कुछ? नहीं पता। उनका कोई अच्छी कोई घटना याद है? कभी कुछ अच्छा कहा हो, कहीं बढ़िया जगह ले गए हो घुमाने फिराने के लिए? नहीं, कभी याद ही नहीं रहता। बचपना जीवन कितना याद है? क्यों बचपना क्या? 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, नहीं रहे क्या उतना? नहीं रहे उतना? रहे ना? स्कूल गए कभी पढ़ने? कितनी शिक्षा हुई? अच्छा, उसके बाद फिर नहीं गए, खेलकूद में लग गए थे, इसलिए कुछ सीखे भी नहीं, कुछ काम भी नहीं किए। यहाँ कैसा लगता है? क्या मिलता है खाने को? बढ़िया। बाहर से भी लोग आते हैं खिलाने के लिए, फल फ्रूट सारा खट्टा मीठा दबा के बढ़िया। रूटीन क्या है? पूजा पाठ भजन होता है। हम आए हैं बिलासपुर के सरकंडा जोरापारा स्थित
सुवाणी वृद्ध आश्रम होम में, सुवाणी शिक्षण और वृद्ध आश्रम होम में। यहाँ पर वे वृद्ध रह रहे हैं जिन्हें या तो अपने बच्चों ने छोड़ दिया है या वे जो अशक्त हैं। हमने आज इनसे चर्चा की कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ और अब उनका जीवन के प्रति नजरिया क्या है। सुवाणी आश्रम से हर खबर। इस प्रकार ये समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। सुवाणी शिक्षण समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर राजनांद गांव से है, जहां पर अंतर्राज्यीय डकैतों पर थाना कोतवाली, बसंतपुर एवं साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई की है और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को हरदा, रायसेन और कटनी मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के आदतन डकैत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि देर रात गांव से वापस आने पर घर का ताला टूटा हुआ था और घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी हो गई थी। इस मामले पर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा किया। दो बड़ी घटनाओं की जानकारी हम लोगों को कुछ दिन पहले पर्याप्त मिली थी, जिसमें डकैती के प्रयास की जानकारी हम लोगों को दो अलग अलग जगह मिली थी। एक जगह पे अनसक्सेसफुल प्रयास हुआ था अर्बन रिलायंस में, जिसमें जो मकान के मालिक हैं वो जाग गए थे और ये जो डकैत हैं ये लोग भाग गए थे। दूसरी घटना जिसमें इन्होंने करीब 21,000 की डकैती की थी, इसमें हेमंत साहू के घर में 31 तारीख की रात को इन्होंने जो डकैती की थी, उसमें दोनों ही केस में हम लोगों ने अपराध कायम किया था, कोतवाली और बसंतपुर थाना क्षेत्र में। उसी के बाद से लगातार सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस शुरू किया गया। इनकी मूवमेंट राजनांदगांव से डोंगरगढ़ से दुर्ग, रायपुर, इन सब जगह की मूवमेंट हम लोगों ने ट्रैक की। काफी करीब 100 से ज्यादा कैमरों का एनालिसिस किया गया, टावर डंप एनालिसिस और सीडीआर का एनालिसिस किया गया, जिसके माध्यम से 3 अलग अलग जगह पे हमने आइडेंटिफाई की इनकी लोकेशन और जगह पे टीम्स भेजी गई। उसमें हम लोगों को 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली, जिसमें ढोल सिंह, ये प्रयागराज, नील गोंड कटनी, सावंत मोगिया रायसेन, अमित मोगिया रायसेन और सुदामा मोगिया रायसेन, ये 5 लोगों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली है। जो यहाँ पे गैंग आए थे, ये टोटल 10 लोग आए थे छत्तीसगढ़ में, जिसमें 5 लोग ने राजनांदगांव को टारगेट किया था और 5 लोगों ने बिलासपुर, रायपुर को टारगेट किया था। हमारे यहाँ आए हुए 5 में से 4 लोग हम लोगों को मिल गए हैं और 1 जन हम लोगों को बिलासपुर गैंग का भी मिला है। एक बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता के लिए पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा भी पूरी टीम को 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी दिया गया है उनका प्रोत्साहन करने के लिए। और इन लोगों के पास से जो अभी तक जानकारी मिली है, ये लोग करीब 12 से ज्यादा अपराधों में, अलग अलग अपराधों में इनकी संलिप्तता रही है। ये आदतन पेशेवर चोरी और डकैती का काम करते हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, अलग अलग जगह पर भी इनके अपराध कायम है। तो एक बड़ी सफलता मिली है। और साथ ही इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो हम लोगों ने खासकर जो साइबर की टीम ने जो सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया था, उसको देखते हुए हम सब लोग एक अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग अपने घरों में और अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में सीसीटीवी कैमरास जरूर लगवाएं। उनके कैमरों का एंगल कम से कम, जो आपके मेन रोड की तरफ एक कैमरे का कम से कम एंगल रहे। कैमरा की फुटेज क्वालिटी आप पर्सनली चेक कर लें, उसका बैकअप, बिजली का बैकअप और उसका स्टोरेज बैकअप आप लोग देखिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय के लिए वो बैकअप उपलब्ध हो, जिससे आप भी सुरक्षित रहें, आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें, पुलिस को विवेचना करने में और चोरों को पकड़ने में भी मदद मिले, साथ ही साथ हम लोगों को न्यायालय में पेश किए जाने वाले साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करने में। दुर्ग स्थित महाराणा प्रताप मंगल भवन में राजपूत क्षत्रिय महासभा रहटादह द्वारा 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें समाज द्वारा उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। और आपको बता दें कि साथ ही जोड़ों को समाज के द्वारा गृहस्थ जीवन में उपयोग होने वाले कुछ वस्तुएं भी उपहार स्वरूप प्रदान की गई हैं। इस आयोजन में समाज के कुछ विशिष्ट जन भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा जोड़ों को कुछ विशेष उपहार प्रदान किए गए हैं। वहीं समाज के लोगों के द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से वे हर वर्ष इसी तरह सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, जिससे समाज में एक सिख प्रस्तुत हो और सीख प्रस्तुत हो। तो ऐसे में जो है
लोग फिजूल खर्ची से बचकर इस तरह सामूहिक विवाह को अपनाएं। देखिए, आज के परिवेश में आदर्श सामूहिक विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जो हर समाज को करना चाहिए। और राजपूत सवर्ण होने के बाद भी 1998 से इसी द्रुप से 3 जोड़े के विवाह से हमने प्रारंभ किया था और शनय करते हुए आज हम सामूहिक विवाह के देश में पूरे प्रदेश में उप समिति दुर्ग जो है आदर्श विवाह के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। 250 से अधिक जोड़े हम दुर्ग में कर चुके हैं। मूल उद्देश्य हमारा ये रहा कि इसमें छोटे बड़े की बात नहीं, कम से कम व्यय में समाज में आके मुख्य धारा में आकर के सबके बीच में एक विवाह हम लोग हर्षोल्लास के साथ संपन्न कर दे और छोटे बड़े के भेद को दूर करना चाहते हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है सामूहिक विवाह का, जिसमें हम सभी सुविधाएं जो एक घर में करना चाहते हैं, एक दिवसीय पूरी सुविधाएं सबको हम उपलब्ध करा रहे हैं। समाज की तरफ से इन जोड़ों को कुछ उपहार स्वरूप भी दिया जा रहा है। हाँ, महासभा की ओर से 9 बर्तनों का जो आवश्यक होते हैं, एक लड्डू गोपाल होता है, गुंडी होते हैं, थाली होते हैं, परात होते हैं, ऐसे हम लोग टैग भी दे रहे हैं। और उप समिति दुर्ग जो आयोजक समिति है वो पूरा खाने का, रहने का, ठहरने का और पूजन सामग्री का सभी व्यवस्थाओं को हम कर रहे हैं। जैसे एक घर में शादी में हम बारात भी निकालते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं, सब होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वैदिक रीति के साथ में हम इस काम को पूरा हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। कोई मुख्य अतिथि का भी आगमन है आज के कार्यक्रम? हमारे समाज के ही महासभा के अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ स्तर के होते हैं, ठाकुर बजरंग सिंह जी बैस, वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और नरेंद्र भाई जो दुर्ग के उप समिति के अध्यक्ष हैं, वो इसके संयोजन कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जय महाराणा जय राजपूताना। हमारे समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है और हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जोड़ों का विवाह हो और एक अच्छे माहौल में और सबको साथ लेकर के चलते हैं और बिल्कुल जो शुभ मुहूर्त में बोलते हैं प्रत्येक काम किया जाता है। महासभा की ओर से प्रत्येक जोड़े को 3100 रुपया प्रत्येक जोड़े को दिया जाता है। चाहे बर्तन हो, गोपाल जी की मूर्ति हो, इस प्रकार का। और समाज के सभी पदाधिकारी, चाहे वो परघनी का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम में बिल्कुल खुशी से सब शामिल होते हैं। बाकायदा परघनी में डांस वगैरह करते हैं। आखिरी में सबको हमारे जो समिति महाराज हैं उन लोगों को बाकायदा राजपूती साफा पहनाकर सम्मान किया जाता है। और इस प्रकार एक अच्छे वातावरण में घर का तो आशीर्वाद मिलता ही है, पूरे समाज का भी आशीर्वाद उन बच्चों को मिलता है। और अगर कोई सक्षम नहीं है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस जोड़े में शामिल होने वाला अगर कोई सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, तो उनका विवाह भी हम बिना कोई शुल्क लिए निःशुल्क करते हैं। जोड़ों के लिए व्यवस्था ऐसा है कि हम लड़के पक्ष को एक कुर्मी भवन में दिए हैं, आगे में जो है 100 मीटर दूर यहाँ से, और लड़की पक्ष को यहाँ दिए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि लड़के पक्ष वहाँ से बारात लेके आए, जैसे विधिवत हमेशा होता है कि लड़के पक्ष बारात लेके आए, डीजे के साथ लेके आए, यहाँ दौड़ चार पूजा होगा उनका, यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ से दुल्हन को विदा करके हम उनके तो भी उपहार की व्यवस्था किया गया है। जैसे कि हम समाज की तरफ से 5 बर्तन तो देते ही हैं, बट हमारे जो अध्यक्ष आते हैं, अध्यक्ष की तरफ से भी कुछ न कुछ उपहार रहते हैं लड़की पक्ष लड़के पक्ष दोनों के लिए। जैसे कि हम प्रमाण पत्र बना के रखे हैं। प्रमाण पत्र पहली बार है ये सामूहिक विवाह में कि पहली बार कि हम किसी दोनों जोड़े को प्रमाण पत्र देंगे। व्यवस्था तो इसमें जितना हो सके भरसक हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ, और तो और हम लोग को कोई भी पक्ष से कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी चीज में सारी व्यवस्थाएं हमारी महिला मंडल और पुरुष पदाधिकारी सभी मिलकर पूरे करते हैं। एक माचिस से लेकर के पूरा बड़ा से बड़ा कार्यक्रम, सारा व्यवस्था हमारे मंडल की तरफ से रहता है, हमारी उप समिति की ओर से रहती है। व्यर्थ जो फालतू खर्चा करते हैं अपने पर्सनल शादी में, व्यक्तिगत शादियों में बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं, तो आदर्श विवाह में एक आदर्श नया आदर्श बना के इतिहास रचते हुए आदर्श विवाह में अपने बच्चों की विवाह कराएं और लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किए। दहेज की प्रथा को तो दूर करने की कोशिश हर कोई कर रहा है, और ये सब दहेज वाली जो बातें होती है या तो ज्यादा उच्च वर्ग में होती है या ज्यादा निम्न वर्गों में होती है। मध्यम परिवार में ये सब नहीं आता है, सब अपने अपने सामूहिक विवाह समूह में होता है, कोई ज्यादा आडंबर नहीं रहता है इसमें। के समाज से जैसे कि हम अभी हमारे आदरणीय महासभा के सदस्य महोदय सत्य राजपूत जी ने बताया कि इससे कम खर्चा में
अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो सके। इसमें कोई निर्धन और कोई बड़े करीब, इसमें सभी लोग सभी वर्ग के लोग करते हैं, बड़े छोटे सब वर्ग करते हैं, इसमें कहीं निर्धन वाली कोई बात नहीं। इससे सीख ये मिलता है कि लोग आज दुरुप उप समिति सन 1998 से इस आदर्श विवाह का जनक यहीं से हुआ है, यहीं से प्रारंभ किया गया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में दुरुप को आदर्श विवाह का जनक कहा जाता है। लोग यहाँ शादी कराने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। इससे समाज में बहुत अच्छे संदेश दिए पूरी तरह से, जैसे कि मेरे बड़े भैया अभी सत्येंद्र भैया ने बताया कि पूरी जैसे अभी 5 लड़की है जिसमें 3 लड़की का निःशुल्क उन लोगों उनके द्वारा जो अपन 11 कबीर जयंती महोत्सव और गौग्राम जन जागरण इस यात्रा समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम साय ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सोनपेरी गांव की इस पवित्र भूमि में और पवित्र असंग आश्रम में आयोजित संत कबीर जयंती महोत्सव और गौग्राम जन जागरण यात्रा का समापन समारोह, और इसमें मैं सबसे पहले संत वृंद का नमन करता हूं। पूज्य असंगदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूं। पूज्य राम बालक दास जी महाराज को मैं नमन करता हूं। आदरणीय साध्वी प्रज्ञा भारती दीदी जी को मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मंच में विराजमान है जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, सड़क, बिजली, पानी सब तरफ पहुंचाया। और तो और यहां भूखमरी होती थी, भूखमरी को भी भगाए और चाउर वाले बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात हुए हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव सिंह जी, हमारे अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री प्रहलाद रजक जी, रजककार विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री नवीन अग्रवाल जी, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष अशोक बजाज जी, और जो आज के इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री देवकर साहिब जी, यहाँ के सरपंच गणेश साहू जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, और आज के इस समारोह में विभिन्न प्रदेशों से आए सभी संतवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा, 9:30 बजे से आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, भोजन भी नहीं किए हैं, और पूज्य बाबा जी से भी क्षमा चाहूंगा कि हम लोगों के इंतजार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।